ओके। सो कल जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, हमने स्टार्ट किया था। मैं फ़ॉन्ट साइज़ इन द सेंस डॉक्यूमेंट का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह से पीडीएफ वगैरह सब दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो आप बोल सकते हैं। तो कल जो है हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किसको बोलेंगे, उसके क्या-क्या एसेंशियल्स वगैरह होंगे, ये सब हमने कल डिटेल में समझा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम आज वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो भी इसी से थोड़ा-सा रिलेटेड ही हम उसको बोलेंगे। दैट टॉपिक इज़ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। अब देखिए ऑफर किसको बोलते हैं, हम सभी लोगों ने कल देखा। एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। ए जो है ऑफर दे रहा है कि मैं अपनी कार जो है तुमको बेचना चाहता हूँ 10 लाख रुपीज़ में। तो ये क्या है, ऑफर है। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर, ये ऑफर के रिलेटेड भी एसेंशियल्स हो सकते हैं क्या? ऑफर तो बस ऑफर होता है। तो इतनी सिंपल चीज़ के भी क्या-क्या डिटेल्स वगैरह हो सकते हैं? तो यस, इस सिंपल सी चीज़ के भी देयर कैन बी एन एन नंबर ऑफ डिटेल्स, एन नंबर ऑफ एसेंशियल्स। तो यही चीज़ हम आज यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो ये हैं उसके मेन नोट्स जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, और ये रहे उसके शॉर्ट नोट्स जिसमें से मैं आपको टीच करने वाला हूँ। जैसा मैंने आपको कल मेरी नोट्स का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको समझाया। ये शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है मैंने क्यों बनाया है, ताकि देखिए जब भी आप स्टडी वगैरह करने के लिए बैठें और इतना भारी भरकम आंसर वगैरह जो एलएलबी के आंसर्स वगैरह होते हैं, तो वो जब आप पढ़ने का स्टार्ट अगर करेंगे तो फिर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट जाता है और बोर वगैरह होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है। तो उसकी बजाय आप कोई भी टॉपिक जब स्टडी करेंगे, तो वो टॉपिक के पहले आप ये शॉर्ट नोट्स वगैरह आप स्टडी करेंगे, तो फिर आपको जो है थोड़ा-सा लोड वगैरह, बर्डन वगैरह कम होता हुआ लगेगा। मतलब आप थोड़ा-सा टॉपिक ये आपको समझने लगेगा, और फिर थोड़ा बहुत ये टॉपिक भी आपको अगर समझ में आ गया, उसके बाद फिर ये पूरे शॉर्ट नोट्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद, फिर आप जो मेन आंसर है उसकी तरफ अगर जाएँगे, तो तब आपको ये मेन आंसर वगैरह स्टडी करने के लिए आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉपिक क्या है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर बोलते किसको हैं और उसके क्या-क्या एसेंशियल्स वगैरह होंगे, वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए जहाँ तक ऑफर की बात है, सेक्शन 2A, ये इसके रिलेटेड एक प्रोविज़न है। अब इस टॉपिक का पर्पस क्या है? की रिक्वायरमेंट्स दैट मेक अ प्रपोजल अ लीगली एनफोर्सिएबल ऑफर। तो एक प्रपोजल जो होता है, प्रपोजल भी उसी को बोलते हैं जो ऑफर वगैरह। तो ये जो प्रपोजल होता है, एक लीगल ऑफर, लीगली एनफोर्सिएबल ऑफर वगैरह उसको बनाया जा सके, तो उसके क्या-क्या की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अंडरस्टैंड करना इसका पर्पस है। So let's quickly start. As far as the definition is concerned, इसकी डेफिनेशन जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ऑफर बोलते किसको है, व्हाट इज एन ऑफर? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना विलिंगनेस वगैरह क्या करता है, सिग्निफाई करता है। तो टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये दोनों चीजें कल हमने अच्छी तरह डिटेल में समझा है कि टू डू का एग्जाम्पल क्या होगा और नॉट टू डू मतलब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो इसके दोनों के एग्जाम्पल्स वगैरह हमने कल अच्छी तरह समझे हैं। टू ऑब्टेन द अदर्स एसेंट, अब ये ऑफर दिया क्यों जाता है, सामने वाले का एसेंट वगैरह लेने के लिए। ए ने बी को ऑफर दिया कार सेल करने का, क्यों? क्योंकि सामने वाला जो है एसेंट दे दे कि 10 लाख रुपीस में ये कार वगैरह खरीदने के लिए रेडी है। तो इतनी सिंपल सी इसकी ऑफर की डेफिनेशन है जो आपको पेपर में लिखना है। ऑफर, मेकर ऑफ ऑफर,
सॉरी, ऑफरर जिसको बोलते हैं, ऑफरर किसको बोलेंगे? जो ऑफर देता है। और ऑफरी किसको बोलेंगे? जिसको ऑफर दिया जा रहा है। सो सिमिलरली यहां पर ए क्या है? ऑफरर है। और बी क्या है? ऑफरी है। नेक्स्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट अराइज अनलेस अ लॉफुल ऑफर एग्जिस्ट्स एंड इज वैलिडली एक्सेप्टेड। तो ये देखिए, जैसा कल हमने पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट बिगिन ही यहां से होता है कि सबसे पहले जो है ऑफर दिया जाए और फिर इस ऑफर को क्या किया जाए? एक्सेप्ट किया जाए। तब जाकर ये क्या बनता है? एक एग्रीमेंट बनता है। और इस एग्रीमेंट को जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ, में शॉर्ट में लिखता हूं, एनफोर्सिएबल बाय लॉ किया जाता है, तब ये एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बन जाता है। और साथ में इसके दो जो भी एसेंशियल्स वगैरह जो हमने कल देखे, तो वो एसेंशियल्स वगैरह भी क्या होने चाहिए? फुलफिल होने चाहिए। तब जाकर एक वैलिड एक्सेप्टेंस और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसको हम बोलेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद हम मेन पार्ट ऑफ द आंसर यहां से स्टार्ट करते हैं। यानी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर में क्या क्या एसेंशियल्स वगैरह होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए एक वैलिड ऑफर में, वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑफरी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर बिफोर एक्सेप्टिंग। तो देखिए, ऑफरी किसको बोलते हैं? जिसको ऑफर दिया जा रहा है। तो एक पर्सन ए और बी, तो ये नॉलेज जो है इसके पास होना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग। कम्युनिकेशन में बी वर्बल, रिटर्न और बाय कंडक्ट। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा ऑफर का, तो ये जो कम्युनिकेशन है कैसा होना चाहिए? या तो वर्बल भी हो सकता है, या तो रिटर्न भी हो सकता है, या बाय कंडक्ट। अब ये कंडक्ट बाय कंडक्ट का एग्जाम्पल क्या है? मैं आपको इसका एग्जाम्पल, यानी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वर्बल यानी जब कभी जमीन वगैरह भी खरीदी या बेची जाती है, आप लोगों को पता होगा कि जमीन वगैरह के लिए जरूरी नहीं है कि रिटर्न में ही सब ऑफर वगैरह हो। ब्रोकर्स वगैरह क्या करते हैं? ओरली सब बात करते हैं कि सर देखिए, ऐसा ऐसा मेरा एक क्लाइंट है, उसके पास ये सो एंड सो जमीन है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो बताइए। तो ये क्या है? वर्बल हुआ। सिमिलरली जो वर्बल है वो रिटर्न ऑफर भी हो सकता है। अब बाय कंडक्ट, कंडक्ट का एग्जाम्पल क्या है? यानी कंडक्ट के बेसिस पर भी ऑफर दिया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आपको कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है। अब कंडक्ट मतलब क्या? मान लीजिए बस, अब आप जो है सिटी बस में वगैरह जो है ट्रैवल करना चाहते हैं, मान लीजिए शिवाजी नगर से जो है आपको कैंप वगैरह को जाने वाले हैं। तो आप मान लीजिए यू आर दिस पर्सन ए, तो आप थोड़े ही इस बस वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाते हैं कि हाँ, मैं जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ कि मैं ये बस वाला जो है मुझे शिवाजी नगर से कैंप वगैरह को छोड़ेगा और मैं इसके लिए 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ वगैरह देता हूँ, वगैरह वगैरह। इस तरह का हम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थोड़ी ही बनाते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता। बस हम क्या करते हैं? जाकर उस बस में जो है बैठ जाते हैं, इस बस में बैठ जाते हैं। मतलब जो हम इस बस में जाकर बैठ गए, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है इस बस में ट्रैवल करना चाहते हैं, यानी इस बस के साथ ऑटोमेटिकली हम डील करना चाहते हैं और बस इस बस वाले को हम कंडक्टर को पैसे देंगे और वो कंडक्टर हमको यहाँ यहाँ तक छोड़ेगा। तो इस तरह हमारा बैठना इट्स अ कंडक्ट। तो ये भी कम्युनिक यानी ऑफर वगैरह इस तरह कंडक्ट के बेसिस पर भी दिया जा सकता है। सो दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके वाइवा में और बहुत सारी दूसरी चीज़ों में वगैरह ये चीज़ पूछी जाती है। तो इस तरह वर्बल हो, रिटर्न हो या कंडक्ट के बेसिस पर भी क्या किया जा सकता है? ऑफर दिया जा सकता है। नेक्स्ट, एक्ट्स डन विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर आर नॉट एक्सेप्टेंस। अगर यानी एक्ट्स, ऐसे एक्ट्स डन विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर, ऐसे काम जो ऑफर पता ही नहीं है, मतलब मान लीजिए ए ने जो है ऑफर वगैरह जो है निकाला, ए ने क्या किया? अनाउंस किया सबको, सिर्फ बी को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अनाउंस किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी कार वगैरह जो है सेल करना चाहता हूँ। और बाद में बी ने जो है मान लीजिए किसी वजह से अपने एक सर्वेंट के पास से 10 लाख रुपीज वगैरह जो है भेजे, और यहाँ पर बी का इंटेंशन क्या था? ये 10 लाख रुपीज वगैरह जो है इसको बस रखने थे ए के पास फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। कार वगैरह की डीलिंग से इसका कोई लेना देना नहीं था।
यहाँ पर ए ये नहीं अज़्यूम कर सकता कि ये कार वग़ैरह जो है खरीदने के लिए उसने बी ने जो है 10 लाख रुपीज़ वग़ैरह दिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी के नॉलेज में है ही नहीं। ये बात को समझिए कि बी के नॉलेज में है ही नहीं कि ए जो है कार सेल कर रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर ऑफ़र का नॉलेज ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते। इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब ये देखिए, ये केस लॉ मैंने कल आपको अच्छी तरीके से समझाया था। ये केस वगैरह फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये स्टेटमेंट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। यानी अगर ऑफर का नॉलेज ही नहीं है, ऑफर का नॉलेज ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता। ये पर्टिकुलर केस लॉ पर से हमें और भी ज्यादा क्लेरिफाई होगा। अब इसमें लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में होता क्या है? अब यह है गौरी दत्त, मैंने कल ये केस लॉ आपको समझाया था। इनका एक नेफ्यू वगैरह जो है क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, गुम हो जाता है। अब ये गौरी दत्त जो है बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लालमन शुक्ला इनके गौरी दत्त के सर्वेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, फौरन शुक्ला को जो है, ये लालमन शुक्ला इसको भेज देते हैं कि जाओ तुम जो है चाइल्ड को ढूंढ कर लाओ। अब ये निकल जाते हैं, फिर बहुत देर हो गई, अब तक जो है बच्चे का कुछ पता नहीं चला। तो बाद में जाकर गौरी दत्त क्या करते हैं, ये ऑफर देते हैं। कौन सा ऑफर? कि जो भी मेरे चाइल्ड को ढूंढ कर लाएगा मैं इतना इतना उसको अवार्ड दूंगा। तो यहां पर देखिए, ऑफर जो दिया गया, क्या लालमन शुक्ला को इस ऑफर की जानकारी थी? ऑब्वियसली नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी निकल गए थे। तो इसलिए बाद में जो कोर्ट का डिसीजन हुआ कि लालमन शुक्ला को यहाँ पर अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो ऑफर का इनको पता नहीं था। यही बात काफी है कि एक्सेप्टेंस यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो ये आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब ऑफर का नॉलेज ही नहीं है, तो फिर एक्सेप्टेंस वगैरह हो ही नहीं सकता। इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एग्जांपल, फाइंडर ऑफ लॉस्ट पेट हु डिड नॉट नो द पोस्टेड रिवॉर्ड कैन नॉट क्लेम इट। तो वही बात यहाँ पर, बस एक चाइल्ड था और यहाँ पर क्या है, एक पेट है। तो एक पेट जो गुम गया था, उसको उसके फाइंडर ने जो है ला कर छोड़ दिया उसके ओनर के पास। और इस फाइंडर को पता नहीं था कि इसका यानी अवार्ड भी रखा गया है कि जो भी ये पेट ला कर देगा उसको अवार्ड वगैरह दिया जाएगा, रिवॉर्ड वगैरह दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब उसे ऑफर का पता ही नहीं है और वो ला कर भी अगर पेट को दे दे, तो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे ये अवार्ड वगैरह चाहिए, मैं इसके लिए जो है बिल्कुल एलिजिबल हूँ करके इस तरह जो है क्लेम नहीं कर सकता। आई होप कि आपको ये पहला एसेंशियल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एसेंशियल स्टडी करते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। यानी वही बात जो हमने कल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग पढ़ी थी, क्या कि लीगल रिलेशन में एंटर करने का इंटेंशन होना चाहिए। नहीं नहीं, वही बात कल मैंने जो है फादर और सन का एग्जाम्पल वगैरह आपको दिया था। फादर वगैरह जो है एक ऑफर देते हैं सन को कि अगर आप होमवर्क वगैरह आज करेंगे तो मैं क्या दूंगा आपको, साइकिल वगैरह जो है दिला दूंगा। अब ये क्या है, देखिए एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है ये। जिस तरह उसको यानी डोमेस्टिक या सोशल प्रॉमिस वगैरह आप बोलेंगे, सो इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर मान लीजिए अगर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं ये दोनों लोग, बिल्कुल ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जिसको बोलेंगे लीगल कॉन्ट्रैक्ट, तब जाकर वो मामला अलग है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इनका कोई भी लीगल रिलेशन में एंटर करने का इंटेंशन नहीं है। तो उसी तरह ऑफर के रिगार्डिंग भी ये एक एसेंशियल है कि यहाँ पर लीगल रिलेशन में एंटर होने का इंटेंशन होना जरूरी है। ऑफर मस्ट इंटेंड दैट एसेंट विल क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो ऑफर वगैरह जो है इस इंटेंशन से देना चाहिए, मस्ट इंटेंड दैट एसेंट विल क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ऐसी सिचुएशन में एक लीगल ऑब्लिगेशन वगैरह क्रिएट हो जाएगा। डोमेस्टिक या सोशल प्रोमिसेस वगैरह यूजुअली लैक लीगल इंटेंट। तो ये जैसा हमने एग्जांपल वगैरह देखे फादर और सन के वगैरह, तो इसमें लीगल इंटेंट नहीं होता।
कमर्शियल ऑफर्स के बारे में हमने कल डिटेल में समझा कि जो कमर्शियल ऑफर्स वगैरह होते हैं, प्रिज्यूम्ड टू हैव इट। तो कमर्शियल ऑफर्स वगैरह जैसा एक पर मान लीजिए वही ए और बी पर्सन, ये दोनों क्या है, बिजनेसमैन है। ए ने क्या किया, गुड्स वगैरह दिए क्रेडिट पर, और बी ने क्या किया, क्रेडिट पर वगैरह ले लिया और पेमेंट बाद में करूंगा करके इस तरह उसने कहा। अब ऐसी सिचुएशन में ये सब चीजें जो है एक सिंपल पेपर पर भी अगर मेंशन की गई तो उसको भी, यानी एक सिंपल पेपर पे ये सब डिटेल्स वगैरह जो है लिखी जा रही हैं, तब भी उसको एक लीगल रिलेशन में एंटर करने का इंटेंशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कमर्शियल इन नेचर है। नेक्स्ट एक केस हमने देखा कल, बैल्फर वर्सेस बैल्फर, डोमेस्टिक प्रॉमिस नॉट इन्फोर्सिएबल। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा बैल्फर वर्सेस बैल्फर, मतलब एक वाइफ वगैरह जो है कंट्री में होती है, हस्बैंड वगैरह कंट्री से बाहर चला जाता है और वो बोलता है कि मैं पर मंथ आपको इतना इतना रुपये वगैरह भेजूंगा। तो लेकिन वो हस्बैंड जो है भेजता नहीं है, कुछ नहीं। ऐसी सिचुएशन में वाइफ क्या करती है, केस कर देती है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि मैम दिस इज अ डोमेस्टिक प्रॉमिस, ये कोई एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह यहाँ पर नहीं है, सो दैट्स व्हाई योर केस इज डिसमिस्ड। एग्जाम्पल, प्रॉमिस टू मीट अ फ्रेंड फॉर डिनर इज नॉट बाइंडिंग। ये देखिए बहुत बार कल एग्जाम्पल हमने ये भी देखा था कि एक फ्रेंड ने क्या किया, दूसरे फ्रेंड को बोला कि हम आज जो है रात में मैं तुमको डिनर कराऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या है, जस्ट एक डोमेस्टिक प्रॉमिस है, तो एक फ्रेंडली प्रॉमिस, सोशल प्रॉमिस जिसको बोलेंगे, तो ये नॉट बाइंडिंग। तो आई होप कि ये अच्छी तरह एसेंशियल भी आपको समझ में आ गया होगा, विच वॉज द सेकेंड एसेंशियल। अब इसके बाद हम थर्ड एसेंशियल वगैरह की तरफ बढ़ते हैं, सर्टेनिटी इन टर्म, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, यानी जो टर्म्स वगैरह होने चाहिए ऑफर के, वो बिल्कुल सर्टेन होने चाहिए। एकदम ऐसे बिल्कुल वेग है, एम्बिगुअस है, अनसर्टेन है, ऐसे नहीं होने चाहिए। टर्म्स मस्ट बी क्लियर, डिफिनाइड एंड सर्टेन। जैसा कि सब्जेक्ट क्या है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का, और जो चीज़ बेची जा रही है उसका प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी, यानी अगर क्वांटिटी वगैरह यहाँ पर मैटर करती है, गुड्स वगैरह का जो मामला होता है वहाँ पर क्वांटिटी पिक्चर में आती है। उसी तरह टाइम हो गया, पार्टीज वगैरह कौन कौन है, तो ये और देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच हैव टू बी मेंशन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो टर्म्स वगैरह होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, डेफिनाइट होने चाहिए और सर्टेन होने चाहिए। ऐसे बिल्कुल वेग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसा कि सम गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस, तो ये कुछ गुड्स इसने यहाँ पर एक तो क्वांटिटी मेंशन नहीं की है, और रीजनेबल प्राइस बोल रहा है, मतलब प्राइस भी यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली आपको एग्जांपल समझा दिया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो वेग हो या अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये अनएनफोर्सिएबल होगा, ये एनफोर्सिएबल नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ हम यहाँ पर देखते हैं, गनथिंग वर्सेस लिन, वेग प्रोमिसेस वाइड। तो ऐसे प्रोमिसेस जो वेग होते हैं, क्लियर नहीं होते, तो ऐसे प्रोमिसेस वाइड माने जाएंगे। तो आई होप कि ये वाला एसेंशियल भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो देखिए हम अंडरस्टैंड कर रहे थे ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर को। ऑफर में और इनविटेशन टू ऑफर दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या होता है, देखिए अब ये मान लीजिए एक है होटल, ये होटल के ऊपर, यानी होटल की वॉल पर जो है एक बोर्ड वगैरह यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये इतने सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पर मिलेंगी, और ये उन चीज़ों का प्राइस है। अब एक पर्सन मान लीजिए आया, ये होटल का दरवाज़ा है, यहाँ पर आकर उसने जो है, इस पर्सन ने ये सब बोर्ड वगैरह अच्छी तरह देखा, और देखने के बाद ये पर्सन जो है होटल में चला गया और बोला कि सर देखिए
आपने ये फर्स्ट आइटम वगैरह जो इतने-इतने रुपए में है, मुझे वो आइटम चाहिए। अब ये होटल का ओनर बोलता है कि सर देखिए अब तो रात के 11:30 बज चुके हैं। हमारे होटल का टाइम जो है बस 11 बजे तक है। अभी हम आपको नहीं दे सकते। यानी यहाँ पर ये बस क्या है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अब ये पर्टिकुलर पर्सन, ये कस्टमर ये नहीं बोल सकता कि नहीं-नहीं आपने तो यहाँ पर लिख कर लगाया है, सो दिस इज़ एन ऑफर और मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नाउ यू आर बाइंड विथ दिस कॉन्ट्रैक्ट, यू आर बाइंड विथ दिस बिज़नेस वगैरह। इस तरह का डिमांड वगैरह ये पर्टिकुलर पर्सन नहीं कर सकता। क्यों? अगर ये ऑफर होता, तो ऑब्वियसली ये दोनों पर्सन्स बाइंड होते, कस्टमर एंड द ओनर। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये पर्टिकुलर इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर, ये ऑफर नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये इसी तरह प्राइस टैग्स वगैरह भी जो लगाए जाते हैं। मान लीजिए एक पर्सन एक्स ये पहुंचा ऑक्शन में, और ऑक्शन तो छोड़िए शॉप में, और शॉप के एक विंडो में वगैरह जो है एक चीज़ रखी हुई थी, मान लीजिए ये कोई हैट वगैरह है, और इसका प्राइस टैग भी यहाँ पर लगाया हुआ था। तो यहाँ पर ये भी क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। यहाँ ये पर्सन अगर इसको ये हैट खरीदना है, तो इसको ये शॉप में जाकर क्या करना पड़ेगा, ऑफर देना पड़ेगा कि सर आई वांट टू बाय। तो यहाँ पर इसको ऑफर माना जाएगा। ये पर्सन वगैरह जब अंदर जाकर जो ऑफर देगा उसको ऑफर माना जाएगा। फिर शॉपकीपर जो एक्सेप्ट करेगा उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो इस तरह दोनों में डिफरेंस है, ये हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे। एसेंस क्या है इसका, जो भी डिस्प्लेज होते हैं या एड्स होते हैं या प्राइस लिस्ट वगैरह होती है, तो ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं होते, नॉट एन ऑफर। एक्चुअल ऑफर, जो एक्चुअल ऑफर होता है, डेफिनाइट टर्म्स प्लस इंटेंट टू बी बाउंड। तो देखिए एक एक्चुअल ऑफर में क्या होता है, एक तो उसके टर्म्स वगैरह बिल्कुल क्लियर होते हैं, और इंटेंट टू बी बाउंड। तो यहाँ पर एक ऑफर वगैरह दिया जाता है कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, और ये उसमें बाउंड होने का एक ऑफर होता है, उसको बोलेंगे एक एक्चुअल ऑफर। इसके रिगार्डिंग दो केस लॉज वगैरह हम यहाँ पर देखते हैं, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूट्स। शेल्व्स वगैरह, ये जैसा मैंने आपको बताया, शेल्व्स पर जो भी आइटम्स वगैरह रखे होते हैं वो अगेन ऑफर नहीं है बल्कि इनविटेशन टू ऑफर हैं। ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर हैं। नेक्स्ट केस, हार्वी वर्सेस फेसी। प्राइस कोटेशन नॉट एन ऑफर। तो वही बात कि प्राइस कोटेशन, जो प्राइस कोट किया जाता है, तो उसको भी ऑफर नहीं माना जाएगा, उसको भी क्या माना जाएगा, इनविटेशन ही माना जाएगा। तो ये दो केस लॉज वगैरह हमने यहाँ पर कवर किए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, शॉप डिस्प्लेज, शॉप डिस्प्ले इज इनविटेशन। तो वही बात जो मैंने आपको हैट की एग्जांपल भी ऊपर दी, कि अगर किसी शॉप में उसकी कुछ विंडो वगैरह में जो है लगाया गया है डिस्प्ले में वगैरह, तो ऐसी सिचुएशन में उसको इनविटेशन माना जाएगा, ऑफर नहीं माना जाएगा। तो कस्टमर्स एक्ट एट काउंटर इज ऑफर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कस्टमर है, ये जब शॉप के अंदर जाएगा और जाकर बोलेगा कि मुझे ये चीज जो है खरीदना है, तब जाकर वो उसको एक ऑफर बोलेंगे, और जो शॉपकीपर एक्सेप्ट करेगा उसको एक्सेप्टेंस बोलेंगे। आई होप कि ये तो पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से, यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट एसेंशियल, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर। अब देखिए ऑफर देने का क्या क्या तरीका हो सकता है, या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस का मतलब क्या है, इम्प्लाइड का मतलब क्या है, वो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। ऑफर में भी एक्सप्रेस मतलब क्लियर वर्ड्स में या राइटिंग वगैरह में ऑफर वगैरह दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बिल्कुल एक्सप्रेस्ड है, बिल्कुल उसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं है, तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब जैसा मैंने कंडक्ट या सर्कमस्टेंसेस वगैरह, कंडक्ट का बस वाला एग्जांपल जो आपको दिया, यहाँ पर थोड़ी ही वर्ड्स में या फिर राइटिंग वगैरह में कुछ बात हो रही है, नो, यहाँ पर बस कंडक्ट वगैरह के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह के जो ऑफर होते हैं बेस्ड ऑन कंडक्ट हो गया या सर्कमस्टेंसेस वगैरह हो गया, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड।
कोर्ट्स इन्फर इम्प्लाइड ऑफर्स फ्रॉम रीजनेबल कंडक्ट। तो कोर्ट जो है रीजनेबल कंडक्ट के बेसिस पर इम्प्लाइड ऑफर वगैरह को इन्फर करते हैं, मतलब जहां पर यानी इम्प्लाइड ऑफर है या नहीं चेक करना है, वहां पर कंडक्ट एक लीगल कंडक्ट वगैरह है या नहीं ये चेक किया जाएगा, तभी जाकर उसको एक इम्प्लाइड ऑफर माना जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा एग्जांपल, वही बस वाला एग्जांपल, बोर्डिंग अ बस इम्प्लाइज ऑफर टू पे फेयर। तो एक पर्सन एक्स ये जाकर बस में बैठ गया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये क्या करेगा, फेयर वगैरह पे करेगा, पैसा वगैरह देगा, तब जाकर उसको छोड़ा जाएगा। कैरियर्स एक्सेप्टेंस फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कैरियर वगैरह क्या करता है, जो कंडक्टर वगैरह, उसको पैसे लेने के बाद जब टिकट दे देता है, तब जाकर उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट चीज, सॉरी नेक्स्ट एसेंशियल, जनरल और स्पेसिफिक ऑफर। अब देखिए ऑफर जो है जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ हमने कल डिटेल में देखा, फिर से यहाँ पर देखते हैं। स्पेसिफिक ऑफर किसको बोला जाएगा, मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट। अब देखिए वही ए क्या करता है, अपनी कार बेचने की ऑफर देता है बी को, तो यहां पर जो है सी आकर, या मान लीजिए सी नहीं, पर्सन डी आकर ये नहीं बोल सकता कि सर सर मैंने सुना कि आप जो है 10 लाख रुपीज में अपनी कार वगैरह बेचने वाले हैं, तो मुझे आपका ऑफर जो है एक्सेप्टेड है, तो आप मुझे आपकी कार दे दीजिए। तो यहाँ पर ए बोलेगा कि सर मैंने तो आपको ऑफर जो है दिया ही नहीं है, ऑफर आपको मैंने दिया ही नहीं है, दिस ऑफर, यानी पर्टिकुलर पर्सन को जो दिया गया ऑफर है उसको बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर। फिर वो ए के डिस्क्रिप्शन पर है, ए अगर चाहे तो डी के ऑफर को जो है एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, वॉट एवर इट मे बी, लेकिन यहाँ पर डी क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे पता चला तो इसका मतलब ये ऑफर हो गया, अब ए पर ये बाइंडिंग है, ए पर ये जरूरी है कि वो मुझे कार बेच दे, नो। यहाँ पर स्पेसिफिक ऑफर था, स्पेसिफिक ऑफर मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सन वगैरह को ही होता है। अब एक होता है जनरल ऑफर, जैसा हमने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में देखा। तो वहां पर गौरी दत्त ने क्या किया था, लालमन शुक्ला के जाने के बाद पूरा सबको एक जनरल ऑफर वगैरह दिया था कि जो भी मेरे इस नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा, इस चाइल्ड को ढूंढ कर लाएगा, तो उसको रिवॉर्ड वगैरह जो है दिया जाएगा। तो ये क्या है, एक जनरल ऑफर है सबको, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। तो बस इतना सा डिफरेंस होता है स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर में। मेड टू पब्लिक, तो जनरल ऑफर किसको, पब्लिक को दिया जाता है। एनी वन परफॉर्मिंग कंडीशंस में एक्सेप्ट, तो जो भी यहाँ पर देखिए एनी वन, जो भी वो कंडीशंस वगैरह परफॉर्म करता है उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा, इसको बोलते हैं जनरल ऑफर। अब जनरल ऑफर के रिगार्डिंग कल हमने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया। इस कंपनी कार्बोलिक का एक प्रोडक्ट होता है स्मोक बॉल, स्मोक बॉल। तो ये स्मोक बॉल वगैरह के रिगार्डिंग इस कंपनी ने क्या किया होता है, अनाउंसमेंट किया होता है कि ये स्मोक बॉल नाम की जो मेडिसिन यूज़ करेगा उसको इन्फ्लुएंजा वगैरह नहीं होगा। ये कार्लिन मैम क्या करती हैं, ये स्मोक बॉल को खरीदती हैं और कंज्यूम करती हैं, उसके बाद भी इनको इन्फ्लुएंजा होता है, और फिर ये अवार्ड वगैरह लेने के लिए, रिवॉर्ड वगैरह लेने के लिए चले जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अल्टीमेटली कोर्ट ये बोलते हैं कि यस, यानी यहाँ पर तो पहले ये बात होती है, कार्लिन मैम जब पहुंचती है तो ये रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं हम आपको अवार्ड, ये रिवॉर्ड वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि आपके साथ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो इसके रिगार्डिंग कोर्ट ये डिसाइड करती है, ये डिसीजन देती है कि जो परफॉर्म किया गया, यानी जो मेडिसिन लेकर पूरा खाया गया, पूरा कंज्यूम किया गया, तो वही परफॉर्मेंस को यहाँ पर एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो भी रिवॉर्ड है कार्लिन मैम जो है उसके लिए एलिजिबल हैं करके। तो ये जनरल ऑफर का एग्जांपल वगैरह हम यहाँ पर देख रहे थे। पब्लिक एडवर्टाइजमेंट इसमें हुआ था इस पर्टिकुलर केस में। वैलिड जनरल ऑफर बाय परफॉर्मेंस, तो ये एक जनरल ऑफर वगैरह बिल्कुल एक वैलिड ऑफर यहाँ पर था। एग्जाम्पल इसके रिगार्डिंग, रिवॉर्ड 5,000 रुपीज फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू अरेस्ट। जैसा कि बहुत सारे कैदियों के बारे में आपने सुना भी होगा कि जो भी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वगैरह ला कर देगा इस पर्टिकुलर कैदी के रिगार्डिंग,
तो ऐसी सिचुएशन में उसको एक जनरल ऑफर माना जाएगा और जो भी पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जो भी पर्सन इसको फुलफिल करता है उसको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल, साइलेंस कैनॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अब देखिए कभी कभी लोग जो है हम इसको डिटेल में सबसे पहले पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड और इंडिकेटेड बाय कंडक्ट। तो एक्सेप्टेंस वगैरह जो है मस्ट बी कम्युनिकेटेड या इंडिकेटेड बाय कंडक्ट। तो एक्सेप्टेंस वगैरह जो है कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। साइलेंस अलोन इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर मान लीजिए ए, वही बात ए और बी की, ए ने बोला कि मैं आपको मेरी कार 10 लाख रुपीज में सेल करना चाहता हूँ, यहाँ पर इसने ना हाँ बोला और ना ही इसने ना बोला, ये बिल्कुल साइलेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में ए यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि बी ने जो है साइलेंट मतलब साइलेंस रखा, इसका मतलब ही हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। यहाँ पर इस तरह ए नहीं बोल सकता कि साइलेंस का मतलब मैं ये समझा कि उसको ऑफर एक्सेप्टेड है। नो, ऑफर कैन नॉट वैलिडली से नो रिप्लाई मीन्स एक्सेप्टेंस। यानी कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जिस तरह फिल्मों में भी जो है बहुत सारे डायलॉग वगैरह चलते हैं कि मैं जो है तुम्हारी खामोशी को कबूल वगैरह जो है समझ लूंगा वगैरह। तो ये भाई आप वो सब बातें वगैरह फिल्मों में होती होंगी, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर ए पर्सन बी को ये बोलता है कि ये जो मैं कार दे रहा हूं इसके रिगार्डिंग अगर तुम्हारा कुछ रिप्लाई नहीं आया, यानी अगर तुम साइलेंट रहोगे, तो मैं इस साइलेंस को एक्सेप्टेंस समझ लूंगा। इस तरह ए ने कंडीशन अगर लगाई है तो वो एक इनवैलिड कंडीशन है। साइलेंस वगैरह को एक्सेप्टेंस मैं समझ लूंगा, इस तरह का टर्म कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला जा सकता। इसके रिगार्डिंग केस लॉ, फेल्थ हाउस वर्सेस बेंटली। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो जो साइलेंस होता है उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट, नो इम्पॉसिबल और अनलॉफुल कंडीशंस। यानी देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल या फिर अनलॉफुल हो जाती हैं, या फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो अनलॉफुल कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशन वगैरह कॉन्ट्रैक्ट में डाली गई होती हैं टर्म्स वगैरह में। तो इस तरह के इम्पॉसिबल या अनलॉफुल कंडीशंस वगैरह के बेसिस पर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। यानी एक ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है उसके रिगार्डिंग ऑफर दिया जा रहा है तो वैसा ऑफर भी वैलिड नहीं माना जाएगा। कंडीशंस इम्पॉसिबल, इनलीगल और इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी मेक ऑफर इनवैलिड। यानी एक तो इम्पॉसिबल है, या फिर अगर पॉसिबल है तो इलीगल है या इमोरल है या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ऑफर को इनवैलिड माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं, तब आपको फिर ये क्लियर होगा। ऑफर टू मेक समवन अ मोनार्क और टू कमिट अ क्राइम। अगर कोई क्या करता है, ऑफर देता है कि मैं आपको जो है मोनार्क वगैरह बना दूंगा, तो ये देखिए ये कोई बच्चों का काम तो है नहीं, ये इम्पॉसिबल टाइप कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर एक इलीगल का एग्जाम्पल यहाँ पर है कि कोई पर्टिकुलर क्राइम करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है कि तुम अगर सो एंड सो पर्सन को मारोगे तो मैं तुमको जो है 5 लाख रुपए दे दूंगा। नो, अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड ऑफर। तो ये बिल्कुल एक वॉइड ऑफर है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। इसके बाद हम ये स्टेटमेंट रह गया है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लॉ विल नॉट इन्फोर्स ऑफर्स फॉर इम्पॉसिबल एक्ट्स और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स। तो वही बात कि ऐसे ऑफर्स जो इम्पॉसिबल हैं इन नेचर या फिर अनलॉफुल हैं, तो इसको लॉ जो है ऐसे ऑफर्स वगैरह को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और वही बात कि कभी कभी कुछ सरफिरे लोग वगैरह जो बात कर देते हैं कि मैं जो है तुमको चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम क्या करोगे, चांद पर जाकर आओगे तो फिर मैं तुमको जो है 50 लाख रुपए वगैरह दूंगा। तो ये बकवास बातें हैं सब, मतलब ये इम्पॉसिबल ऑफर का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिया। नेक्स्ट, ऑफर ओपन अनटिल रिवोक्ड, लेब्स्ड और रिजेक्टेड। यानी देखिए एक है कंपनी, अब इस कंपनी का ऑफर है रिगार्डिंग जॉब। ये कंपनी क्या ऑफर कर रही है, जॉब।
और जैसा कि कॉमन सेंस की बात है कि जो भी जॉब वगैरह के रिगार्डिंग ऑफ़र होता है, सीवी वगैरह भेजना होता है, उसकी एक लास्ट डेट वगैरह होती है। क्या होती है? लास्ट डेट। तो इस लास्ट डेट से पहले जो भी अपना सीवी वगैरह भेजेगा, उसका ऑफ़र एक्सेप्ट माना जाएगा, यानी उसी का इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। लास्ट डेट एक बार चली गई, लास्ट डेट चली जाने के बाद अगर कोई अपना सीवी वगैरह भेज कर ये बोलता है कि मैंने तो आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वहाँ पर जाकर अगर वो सिखाने लग जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको ये बोला जाएगा कि सर, ऑफ़र के रिगार्डिंग एक एसेंशियल ये है कि ऑफ़र रिवोक होने से पहले या टाइम लैप्स होने से पहले या रिजेक्ट होने से पहले आपको उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। दैट्स व्हाई योर एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। आई होप कि ये आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। हम इसके पॉइंट्स वगैरह पढ़ेंगे। एसेंस ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड। तो देखिए, ऑफर कैन बी रिवोक्ड, ऑफर जो है कभी भी रिवोक किया जा सकता है। वही ए और बी का एग्जांपल। ए क्या बोलता है कि मैं जो है तुमको कार बेचना चाहता हूँ 10 लाख रुपीज़ में, और ये जो है ए ने ऑफर दिया बी को। एक दिन हो गया, बी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं, दूसरा दिन हो गया, बी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं, और इसी बीच बी का जवाब आने से पहले ए क्या करता है? ये ऑफर कैंसिल कर देता है, यानी रिवोक कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ऑफर जब रिवोक हो गया, बाद में बी आकर ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारा ऑफर यानी अभी एक्सेप्ट है, तुम ये 10 लाख रुपए ले लो, कार वगैरह मुझे दे दो। नो, इट्स नॉट एनफोर्सिएबल नाउ। तो रिवोक होने से पहले आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, कम्युनिकेट, आप एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना है, और इट में लेप्स, यानी वो फिर खत्म हो जाएगा। ऑफर में लेप्स ड्यू टू टाइम, तो टाइम की वजह से भी ऑफर क्या हो सकता है? लेप्स हो सकता है, खत्म हो सकता है। डेथ ऑफ ऑफरर, यानी ये एक का ही क्या हो गया? डेथ हो गया, और अब जो है फिर इसको कार वगैरह आप कौन देगा? या फिर काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर का एग्जाम्पल हमने कल समझा। मान लीजिए वही बात, ए क्या करता है? बी को ऑफर देता है कार सेल करने के रिगार्डिंग 10 लाख रुपीज़ में। अगर बी ये बोलता है कि ठीक है, मैं कार ले लूँगा, 10 लाख रुपए भी तुमको दे दूंगा, लेकिन मुझे आप का क्या करेंगे? पेंट करके देंगे कार को, कार को पेंट करके देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन डाली गई, एक तो एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर द मोमेंट जब ये इसने पेंट की बात निकाली, तो इसको क्या माना जाएगा? इसको एक्सेप्टेंस नहीं, बल्कि काउंटर ऑफर माना जाएगा। इसको काउंटर ऑफर माना जाएगा। आई थिंक मैंने कल गड़बड़ में, मुझे याद आ रहा है, पेंट की स्पेलिंग शायद ऐसी लिख दी थी। इफ आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक देन काइंडली निग्लेक्ट इट। ओके, इन दिस रिगार्ड मैं एक केस यहाँ, दो केस लॉज वगैरह यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेयर्न वर्सेस वैन टेन होवन। पोस्टल रिवोकेशन इन इफेक्टिव इफ आफ्टर एक्सेप्टेंस पोस्टेड, यानी एक्सेप्टेंस खत्म, सॉरी, हाँ, ये वही बात, एक्सेप्टेंस वगैरह जो है कब पोस्ट किया जा रहा है? पोस्टल रिवोकेशन इनइफेक्टिव, यानी एक्सेप्टेंस वगैरह बाद में भेजा जा रहा है, और ऑफर वगैरह जो है जब खत्म हो चुका है, रिवोक हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक्सेप्टेंस वगैरह जो है बिल्कुल भी उसका कुछ फायदा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट केस है हाइड वर्सेस रेंज। काउंटर ऑफर डिस्ट्रॉयज ओरिजिनल ऑफर, जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले कि पेंट वगैरह का एग्जांपल देकर, कि मोमेंट जब वो काउंटर ऑफर वगैरह देगा, तो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर एसेंशियल भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट एसेंशियल, ऑफर मस्ट बी जेन्यून। देखिए, जेन्यून ऑफर होना चाहिए, नो शैम और फ्रॉड वगैरह, यानी इस तरह के, शैम मतलब जो झूठा ऑफर जिसको बोलेंगे, फ्रॉड मतलब फ्रॉड, तो इस तरह का ऑफर नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल जेन्युइन ऑफर होना चाहिए। ऑफर मस्ट इंटेंड टू बी बाउंड, तो ऑफर जो है ऐसा होना चाहिए, एक सबसे पहले तो इंटेंशन होना चाहिए कि अगर ये एक्सेप्टेंस करेगा तो फिर वो बाउंड हो जाएगा, या फिर ये ऑफरर वगैरह मस्ट इंटेंड टू बी बाउंड, कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने
के बाद ये बाउंड हो जाएगा उसका ऑफर वगैरह, इस तरह का उसका इंटेंशन होना चाहिए। शैम और डिसेप्टिव ऑफर्स आर अनएनफोर्सिएबल। शैम और डिसेप्टिव ऑफर्स यानी मान लीजिए एक पर्सन है ई, अब ये पर्सन ई क्या कर रहा है, ये पर्सन ई जो है ऑफर दे रहा है कि मैं ये लैंड वगैरह जो है बेचना चाहता हूं करके, लेकिन हकीकत में इन रियलिटी ई का कोई भी इंटेंशन नहीं है ये बेचने का। तो ऐसी सिचुएशन में ई ई के रिगार्डिंग जो है ये कम्युनिकेशन का बिल्कुल एक प्रूफ मिलता है कि ई जो है जिसने ये लैंड बेचने का ऑफर वगैरह दिया है, बट हकीकत में ये बेचना नहीं चाहता, बल्कि ई ने ऑलरेडी किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना रखा है कि यहाँ पर ई क्या करने वाला है, इस XYZ बिल्डर के साथ मिलकर जो है यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनाने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में जब बिल्कुल ये क्लियर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो चुका है और इन रियलिटी ये लैंड वगैरह बेचना नहीं चाहता, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ऑफर को भी बिल्कुल एक इन्फोर्सिएबल ऑफर नहीं माना जाएगा, इसको एक इनवैलिड ऑफर माना जाएगा। यानी ये बोलने का मतलब ये कि इस तरह के झूठे या फ्रॉड के बेसिस पर जो ऑफर होते हैं वो बिल्कुल भी लीगल ऑफर नहीं होते। Offers made to mislead or with no intention to perform are valid यानी are invalid। यानी ऐसे ऑफर जो मिसलीड करने के लिए या फिर उसका इंटेंशन ही नहीं है, तो ऐसे जो ऑफर्स वगैरह होते हैं उसको इनवैलिड माना जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, एडवर्टाइजिंग लैंड फॉर सेल विथ नो इंटेंट टू सेल। तो ये वही लैंड की एग्जांपल जो मैंने आपको दी कि उसने एडवर्टाइजिंग वगैरह तो की है, लेकिन बाद में ये एविडेंस के बेसिस पे प्रूव हो गया कि उसका इंटेंशन कुछ भी नहीं है बेचने का, तो ऐसी सिचुएशन में उसको एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम जो है कुछ एडिशनल डॉक्ट्रिनल पॉइंट्स वगैरह कंसाइज फॉर्मेट में हम देखते हैं, यानी कुछ और भी चीज़ें वगैरह जो एक्सपेक्ट की जाती हैं। कम्युनिकेशन एंड टाइमिंग। अब देखिए कम्युनिकेशन एंड टाइमिंग का एक मतलब ये है फॉर कंप्लीटनेस, सॉरी ऑफर कंप्लीटनेस एंड एक्सेप्टेंस रूल, जो हमें सेक्शन 4 और सेक्शन 7 to 8 वगैरह में देखने को मिलते हैं। डिटरमाइन मोमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, ऑफर को जिस तरह कम्युनिकेट किया जाता है और जिस टाइम पर कम्युनिकेट किया जाता है, तो ये जो है मोमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस किस टाइम पर हुआ है, ये सब डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा कंडीशनल ऑफर के रिगार्डिंग हमने शॉर्ट में देखा, यहाँ पर और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इफ एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू न्यू कंडीशंस, अगर एक्सेप्टेंस वगैरह ऐसा है जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए ने बी को जो है पूरा कार वगैरह 10 लाख रुपए में देने का ऑफर दिया, बट बी ने क्या बोला कि नहीं मुझे जो है साथ में पेंट भी करके होना है कार वगैरह, तो ये क्या है न्यू कंडीशंस है, तो ये एक एक्सेप्टेंस इसको नहीं माना जाएगा, इसको माना जाएगा काउंटर ऑफर। डिस्ट्रॉयज ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल ऑफर को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस एज एक्सेप्टेंस, जैसा हमने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी के केस में देखा कि इन यूनिलैटरल और जनरल जनरल ऑफर्स, तो ये देखिए जनरल ऑफर्स जो होते हैं उसको यूनिलैटरल ऑफर्स भी बोला जाता है। यूनिलैटरल किस लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी, जैसा कि यहाँ पर कार्बोलिक, शॉर्ट में लिखता हूं मैं स्मोक बॉल कंपनी, ये ऑफर जो है यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सिर्फ एक ही तरफ से दिया गया था। फिर बाद में जो भी पर्सन अब यहाँ पर थे कार्लिल मैडम, इन्होंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक तरफा जो क्या होता है ऑफर वगैरह होता है और दूसरी तरफ से बस परफॉर्मेंस होता है। इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उसको यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी या यूनिलैटरल ऑफर्स वगैरह भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी परफॉर्म कर देता है वो सभी कंडीशंस वगैरह को, तो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर आज का पहला टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि ये आज का पहला टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो हम आज जो है 2 टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आई होप कि ये पहला टॉपिक जो कवर हुआ है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द सेकेंड टॉपिक, और वो भी बहुत इजी टॉपिक है। इट इज रिगार्डिंग
एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक वैलिड एक्सेप्टेंस किसको बोलेंगे? एक एक्सेप्टेंस, देखिए अब हमने जो है ऑफर के रिगार्डिंग पढ़ा। ऑफर को जो है हम बस, सर ये एक ऑफर तो है, इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह बोलते हैं कि ऑफर के थोड़ी ही कुछ टेक्निकलिटीज वगैरह होंगे, ऑफर के रिगार्डिंग थोड़ी ही कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होंगे। तो उसी तरह ऑफर के रिगार्डिंग इतने सारे एसेंशियल्स वगैरह हमने देखे। सिमिलरली एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग भी देर आर एन नंबर ऑफ एसेंशियल्स एंड टेक्निकलिटीज। बस मैं 30 सेकेंड्स में पानी पी लेता हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं, इट्स रिगार्डिंग एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो हमने यहाँ पर अभी तक देखा कि ऑफर वगैरह, ऑफर से पहले हमने देखा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किसको बोलते हैं। शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स वगैरह क्या होते हैं, ये हमने पहला टॉपिक कल समझा। अगर किसी का मिस हुआ है ये वाला टॉपिक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने लिंक वगैरह ग्रुप में अपलोड की है, काइंडली आप उस लिंक से ये टॉपिक वगैरह अच्छी तरह कवर कर लीजिए। उसके बाद अभी मैंने ये एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, ये टॉपिक वगैरह भी मैंने कवर किया है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो जिसने थोड़ा सा लेट वगैरह ज्वाइन किया है, तो आज का ये सेशन भी मैं क्या करूँगा, ग्रुप पर लिंक वगैरह अपलोड कर दूंगा, आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी लाइव अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये टॉपिक जो एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस वगैरह मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, ये आप यहीं पर कवर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अरे यार चलो इसकी तो लिंक आने वाली है, तो जब लिंक आएगी तो हम आराम से घर घर पे बैठे देख लेंगे। तो देखिए बाद पर ये जो भी चीज़ें डाली जाती हैं, बाद में कोई भी नहीं देखता। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग अभी लाइव इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो ये पर्टिकुलर टॉपिक वगैरह यहीं का यहीं समझ लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थर्ड टॉपिक, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ये अगेन, जिस तरह मैंने आपको मेरे नोट्स का फॉर्मेट वगैरह समझाया है कि मेरे नोट्स वगैरह में पहले डिटेल में पूरा आंसर, यानी ये वो आंसर है जो आपको एग्जाम में लिखना है। और जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप स्टडी वगैरह करने के लिए बैठेंगे, तो इतना लंबा चौड़ा आंसर वगैरह देखकर कभी कभी आपको बोर मारना वगैरह शुरू हो जाता है और ठीक से स्टडी वगैरह नहीं हो पाती। तो इसलिए हर आंसर के बाद जो है मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, शॉर्ट नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ। और ये शॉर्ट नोट्स, जैसा मैंने कल भी आपको बताया कि ये शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है किसी भी नोट्स में वगैरह आपको इस तरह देखने को नहीं मिलेगा। मुझे भी आज तक देखने को नहीं मिला। ये मेरा खुद का मेथड है, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स वगैरह को बिल्कुल ऐसे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकूं जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, यानी स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बर्डन वगैरह महसूस ना हो। इसलिए ये शॉर्ट नोट्स वगैरह जो होते हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक एक तो सिस्टमेटिकली फॉर्मेटेड होते हैं। ये जो बिल्कुल मैं लाइंस वगैरह ड्रॉ करता हूँ, तो ये लाइंस वगैरह भी इसीलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि बिल्कुल आपको जो है यानी एक लंबा चौड़ा कंटिन्यूअस आंसर वगैरह ना लगे। बहुत सारे नोट्स वगैरह में बिल्कुल यहाँ से आंसर शुरू होता है और लंबा चौड़ा आंसर वगैरह होते जाता है पूरा। तो इतना बड़ा आंसर देखकर ही स्टूडेंट्स बिल्कुल घबरा जाते हैं। तो इसलिए इस तरह सेक्शन वाइज वगैरह मैं आपको जो नोट्स ये बनाकर देता हूँ, इसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी वगैरह भी थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाती है कि हाँ चलो, मतलब पढ़ाई करने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। इवन इसके रिगार्डिंग भी, यानी कौन सा सेक्शन कब डालना है, कब नहीं डालना है, ये भी एक अपने आप में थोड़ा एक, यानी इसके लिए भी जो है सोचना पड़ता है। वो सब उतना सोच के करके मैं ये नोट्स वगैरह आपको बनाकर देता हूँ। तो जो ऊपर जैसा मैंने आपको बोला, ये है बिल्कुल मेन आंसर, लॉन्ग आंसर जो आपको एग्जाम में लिखना है, और उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। जस्ट अ मिनट। ओके, तो एक वैलिड एक्सेप्टेंस वगैरह किसको बोलेंगे, और वैलिड एक्सेप्टेंस वगैरह के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, ये हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं।
और इसके रिगार्डिंग जो भी सेक्शंस वगैरह पिक्चर में आएंगे 2000 सेक्शन नंबर 2B, सेक्शन 4, 5, 7, 8, 9, तो ये सेक्शंस वगैरह यहाँ पर डील होंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस वगैरह अंडरस्टैंड करते हैं एक्सेप्टेंस की। डेफिनेशन की जहाँ तक बात है, एक्सेप्टेंस बोलते किसको हैं? एक्सेप्टेंस मीन्स, जैसा कि मैंने आपको वही कार वाला हमारा एग्जाम्पल, ए पर्सन क्या करता है, बी को ऑफर देता है कि मैं आपको 10 लाख रुपीज में ये कार जो है सेल करना चाहता हूं, तो ये क्या है, एक ऑफर है, इसको क्या बोलेंगे, ऑफर बोलेंगे। उसी तरह इस ऑफर को जब 10 लाख रुपीज वगैरह देकर बी एक्सेप्ट कर लेता है तो इसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस, इसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस, या शॉर्ट में लिखता हूं मैं। तो इसी को यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर बेर एक्ट में समझाया गया है, एसेंट बाय द पर्सन टू होम अ प्रपोजल इज मेड। यहाँ पर देखिए, उस पर्सन को, यानी वो पर्सन जिसको प्रपोजल इज मेड, यानी जिसको ऑफर दिया गया है, वो पर्सन क्या करता है, एसेंट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको एक्सेप्टेंस बोला जाएगा। व्हेन एक्सेप्टेड द प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस, तो ये जब एक्सेप्टेंस वगैरह, यानी इसने ऑफर दिया और बी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो अब ये क्या बन गया, एक प्रॉमिस बन गया, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। शॉर्ट में लिखता हूं मैं, एग्रीमेंट। अब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वैलिड एक्सेप्टेंस इज एसेंशियल फॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक एक्सेप्टेंस वगैरह, वैलिड एक्सेप्टेंस होगा तभी जाकर एक वैलिड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनेगा। विदाउट इट, यानी अगर वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है तो उसके बगैर एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जैसा कि कल मैंने आपको डिटेल में समझाया कि एक कॉन्ट्रैक्ट, देखिए कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कैसे होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ऐसे होती है, सबसे पहले ऑफर होता है, फिर ऑफर को एक्सेप्टेंस, यानी एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ ठीक है, आई एक्सेप्ट, फिर इस तरह बनता है एग्रीमेंट। इस तरह क्या बनता है, एग्रीमेंट। और यहाँ पर, यहीं पर जो है बात खत्म नहीं होती, यानी इसी को एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। ये एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी अंडर द लॉ उसको एनफोर्स किया जाएगा, तब जाकर ये क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनता है, तब जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अच्छा, तो हम इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंस हमने कवर किया। विदाउट इट देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, तो अगर कोई एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं है तो फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब दोनों ने, यानी एक माइंड के साथ वगैरह उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं है। इसके रिगार्डिंग जो जो भी प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस हमने ऊपर भी देखे, यही प्रोविजंस पिक्चर में आएंगे। अब यहाँ से आंसर का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। अब सबसे पहली बात, जो एक्सेप्टेंस होता है मस्ट बी एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड। अब जैसा देखिए कल भी हमने ये बात पढ़ी है, हम इसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। मीनिंग क्या है इसका, ऑफरी, ऑफरी मतलब जिसको ऑफर दिया गया, मस्ट एक्सेप्ट एग्जैक्टली एज ऑफर्ड, नो एडिशंस और चेंजेस। जैसा मैंने आपको डिटेल में समझाया, वही कार वाला एग्जांपल, ए ने दिया कार बेचने का ऑफर बी को और 10 लाख रुपीज इसका प्राइस वगैरह कोट किया। यहाँ पर बी अगर बोलता है कि हाँ मुझे 10 लाख रुपीज में कार आपकी एक्सेप्टेड है, तब जाकर इसको एक्सेप्टेंस बोला जाएगा। अगर इसने कोई कंडीशन वगैरह डाल दी कि नहीं आप जो है मुझे पूरी की पूरी कार जो है पेंट करा कर देंगे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसको एक वैलिड ऑफर नहीं, सॉरी वैलिड एक्सेप्टेंस उसको नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एडिशन किया है उसमें या चेंजेस वगैरह किया है। तो वही बात कि अनक्वालिफाइड होना चाहिए, यहाँ पर कंडीशंस या यानी एब्सोल्यूट होना चाहिए, उसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं होना चाहिए एक्सेप्टेंस में। इफ वैलिड, अगर चेंजेस वगैरह हुए, बिकम्स अ काउंटर ऑफर, तो उसको, जैसा ये अभी बी ने क्या किया, कंडीशन वगैरह लगाई कि मुझे पेंट वगैरह करके होना चाहिए, मैं 10 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ लेकिन साथ में मुझे पेंट वगैरह चाहिए, तो ये इसको क्या एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, इसको उल्टा एक काउंटर ऑफर माना जाएगा, काउंटर ऑफर। फिर अब ये काउंटर ऑफर को ए के ऊपर ये
यानी ए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ए के पास ये ऑप्शन होगा कि अगर वो चाहे तो एक्सेप्ट करे या तो उसको रिजेक्ट करे। तो आई होप कि ये काउंटर ऑफर किसको बोलते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऑफर 20,000, 20,000 रुपए में जो है कोई चीज वगैरह बेचने की यहाँ पर बात हो रही है। रिप्लाई आई एक्सेप्ट बट विल पे 18,000, लेकिन यहाँ पर 20,000 रुपए नहीं बल्कि यहाँ पर जो ऑफर ही है वो क्या बोलता है, नहीं मैं तो 18,000 रुपए दूंगा। यानी इसमें क्या किया उसने, चेंजेस वगैरह किए। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या है, काउंटर ऑफर। इसके रिगार्डिंग एक फेमस केस लॉ, हाइड वर्सेस रेंज, काउंटर ऑफर डिस्ट्रॉयज ओरिजिनल ऑफर। तो जैसा मैंने आपको बोला कि द मोमेंट वो काउंटर ऑफर वगैरह या फिर कुछ चेंजेस एडिशंस वगैरह उसमें करता है तो ये ओरिजिनल ऑफर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब ये इसको ही काउंटर ऑफर माना जाएगा। नेक्स्ट इज मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो एक्सेप्टेंस होता है वो कम्युनिकेटेड होना जरूरी है। मीनिंग एक्सेप्टेंस मस्ट बी ब्रॉट टू ऑफरर्स नोटिस। तो ये ऑफर जिसने दिया है उसके नोटिस में, उसके नॉलेज में लाना क्या एक्सेप्टेंस को, ये जरूरी है। सिर्फ मेंटल एसेंट और मियर साइलेंस ऑर्डिनरीली नॉट इनफ। अब देखिए एक केस ऐसा भी है, एक पर्टिकुलर पर्सन होता है ए, यानी उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन इट्स अ रियल केस। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जो है अप्लाई करता है, और वो भी ऐसी वैसी जॉब नहीं बल्कि एकदम ऑफिशियल और हाई क्लास जॉब वगैरह थी। और इसके जो भी ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं इस जॉब के रिगार्डिंग डिसीजन लेने वाले, तो इन लोगों ने पूरा इस पर्सन ए का सीवी वगैरह जो भी है इसकी प्रोफाइल वगैरह एनालिसिस करके ये तय कर लेते हैं कि हाँ हम इसको जो है क्या करेंगे, ये जॉब ऑफर करेंगे, मतलब ये जॉब पर अपॉइंट करेंगे। और बाकायदा एक लेटर वगैरह भी, एक लेटर एक्सेप्टेंस जताते हुए जिसको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह बोलते हैं, वो भी बनाया जाता है। बट ये कहाँ पर रखा जाता है, ड्रॉर में। कहाँ पर रखा जाता है, ड्रॉर में। इसको नहीं भेजा जाता, वो इस पर्सन ए को नहीं भेजा जाता। बाद में ए को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर लेटर वगैरह ज्वाइनिंग लेटर भी इस पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयार किया गया था लेकिन भेजा नहीं गया। तो फिर ये ए क्या करता है, कोर्ट में जाता है, पूरा मामला वगैरह बताता है और बोलता है कि देखिए मुझे तो ये जॉब मिलनी ही चाहिए। तो क्या यहाँ पर ए का ये क्लेम सही है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भले ही ये जो ज्वाइनिंग लेटर है इसको भले ही तैयार किया गया था, भले ही बनाया गया था, बट इट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड। ये कम्युनिकेटेड नहीं है। तो एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जब उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। अगर कम्युनिकेट नहीं किया गया तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। आई होप कि ये एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छी तरह समझ में आया है। मेंटल एसेंट, बस उसने सोच लिया, या फिर मियर साइलेंस, अगर वो साइलेंट भी हो गया तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, ऑर्डिनरीली नॉट इनफ। इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा एग्जांपल, बी साइलेंस टू एज ऑफर, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, नो नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर साइलेंट है, वो साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि उसने हाँ बोल दिया। इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ, फेल्थ हाउस वर्सेस माइंडली। तो यही यहाँ पर भी यही वही बात कि साइलेंस, अगर किसी ने ऑफर वगैरह मिलने के बाद साइलेंस वगैरह एक्वायर कर लिया, उसने कुछ हाँ में जवाब नहीं दिया ना में जवाब नहीं दिया, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट एसेंशियल है एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग, मस्ट बी बाय द पर्सन टू होम द ऑफर वॉज मेड। अब देखिए ये भी ऊपर गुजर चुका है कि एक पर्सन ए ने, कार का वही एग्जांपल हम लोग लेंगे, कार 10 लाख रुपीज में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये एग्जाम्पल आपको इतनी बार समझा चुका हूँ कि अब ये एग्जाम्पल आपको ख्वाब में आने वाला है। तो लेट इट बी। अब हर एक पॉइंट क्लियर करने के लिए ये सेम एग्जाम्पल ही मुझे अच्छा लगता है, सो लेट इट बी। तो ए के रिगार्डिंग मैं ये बोल रहा था कि ए ने जो है कार सेल करने का ऑफर 10 लाख रुपीज में दिया है, किसको, बी को। तो अब यहाँ पर ये बी को तो ये ऑफर वगैरह एक्सेप्टेंस नहीं है, या फिर बी जो है क्या कर रहा है, अभी सोच रहा है। उसी दौरान जो है डी आ जाता है, डी टपक पड़ता है और ये बोलता है कि मुझे पता चला कि आप जो है 10 लाख रुपीज में ये कार वगैरह बेच रहे हैं, तो फिर आप मुझे जो है कार वगैरह दे दीजिए, मैं 10 लाख रुपए आपको देता हूँ। तो यहाँ पर अब ए के ऊपर डिपेंड है
कि अगर वो चाहे तो फिर वो इसको डी को कार बेच सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। यहाँ पर डी क्लेम नहीं कर सकता कि देखिए मुझे ऑफ़र मिला था और मैं एक्सेप्ट कर रहा था। नो, ऑफ़र तो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ बी को मिला था। यहाँ पर डी के नॉलेज में भी अगर बात आ गई तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलते। तो बोलने का मतलब ये है कि ऑफ़र सिर्फ़ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफ़र वाज़ मेड। यहाँ पर ऑफ़र जो है किसको हुआ था? सिर्फ़ बी को हुआ था, तो यही एक्सेप्ट कर सकता है यहाँ पर, डी नहीं कर सकता। ओनली द ऑफरी, ऑफरी मतलब जिसको ऑफर किया गया है, और ऑथोराइज्ड एजेंट, ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफरी ने क्या किया, अपना एक एजेंट वगैरह जो है ऑथोराइज किया, तो वो भी ऑफरी के बिहाफ पर एक्सेप्ट कर सकता है उस ऑफर को। और थर्ड पार्टी कैन नॉट बाइंड द ऑफरर बाय एक्सेप्टिंग, जो डी का एग्जांपल हमने देखा, तो वो जो है बाइंड नहीं कर सकता, कंपलसरी नहीं बोल सकता कि आपका एक्सेप्ट ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नाउ यू आर बाइंड अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, ऑफर मेड टू बी, बी को ऑफर हुआ, सी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑन बीज बिहाफ अनलेस ऑथोराइज्ड। तो सी जो है बी के बिहाफ पर ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर ऑथोराइज्ड यानी एजेंट का जो एग्जांपल है, बी ने सी को अपना एजेंट बनाकर भेजा है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट एसेंशियल हम अंडरस्टैंड करते हैं, मस्ट बी मेड विथ नॉलेज ऑफ द ऑफर। तो वही बात कि ऑफर जब एक्सेप्ट किया जा रहा है तो उस ऑफर का नॉलेज होना चाहिए। अगेन यहाँ पर कौन सा केस लॉ पिक्चर में आता है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो ये केस लॉ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, फिर से शॉर्ट में समझाता हूँ। तो बोलने का मतलब यही है, एक्सेप्टेंस वगैरह कौन कर सकता है, जिसको उस ऑफर का नॉलेज हो, उसका उस पर्टिकुलर यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन को उस ऑफर का नॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो एक्सेप्टेंस वगैरह कैसे करेगा। ऑफरी मतलब जिसको ऑफर किया गया, मस्ट नो द ऑफर एग्जिस्ट, तो उसे ऑफर एग्जिस्ट करता है इस तरह पता होना चाहिए व्हेन एक्सेप्टिंग। परफॉर्मेंस विदाउट नॉलेज इज नॉट एक्सेप्टेंस, यानी अगर वो परफॉर्म भी कर देता है, जो भी ऑफर वगैरह किया गया, ऑफर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, विदाउट नॉलेज, तो ऐसी सिचुएशन में उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो वही बात यहाँ पर गौरी दत्त क्या करते हैं, गौरी दत्त का जो नेफ्यू गुम जाता है, वो क्या करते हैं, लालमन शुक्ला को जो है भेज देते हैं कि आप जो है इस बच्चे को ढूंढ कर लाओ। फिर बहुत देर तक जब बच्चा नहीं मिलता तो गौरी दत्त क्या करते हैं, एक जनरल ऑफर वगैरह अनाउंस कर देते हैं कि जो भी मेरे इस बच्चे को ढूंढ कर लाएगा तो मैं उसको क्या दूंगा, एक रिवॉर्ड दूंगा, मैं उसको क्या करूंगा, एक रिवॉर्ड दूंगा। तो यहाँ पर क्या ये रिवार्ड रिवॉर्ड का ऑफर लालमन शुक्ला को पता है? ऑब्वियसली नो। तो जब लालमन शुक्ला को ये ऑफर के रिगार्डिंग पता ही नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मीन्स ये ऑफर लालमन शुक्ला के लिए नहीं है। तो वही बात कि ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए उसका नॉलेज होना जरूरी है। तो अल्टीमेटली जैसा हम जानते हैं कि जब लालमन शुक्ला कोर्ट में गए क्लेम करने के लिए, तो कोर्ट ने उनको ये बोला कि नो सर, ये आपके पास ऑफर आया ही नहीं है, तो फिर आप जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दैट्स वाई आपको ये अवार्ड नहीं मिल सकता, सॉरी रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। तो वही बात कि ऑफर का नॉलेज जिसके पास है वही एक्सेप्टेंस कर सकता है। फाइंडर अनअवेयर ऑफ एडवर्टाइज्ड रिवॉर्ड कुड नॉट क्लेम इट, तो ये जो एडवर्टाइज्ड रिवॉर्ड वगैरह था उनको इसके बारे में पता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इसको क्लेम नहीं किया। फाउंडर ऑफ लॉस्ट डॉग अनअवेयर ऑफ रिवॉर्ड कैन नॉट क्लेम रिवॉर्ड, तो यहाँ पर एक डॉग का एग्जाम्पल है, सेम टू सेम एग्जाम्पल, हमने जो चाइल्ड का एग्जाम्पल दिया था उसके जगह पर यहाँ पर डॉग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एसेंशियल है, मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड इन, मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड इफ एनी। आप देखिए कभी कभी कैसा होता है कि कोई एक मान लीजिए जॉब की ओपनिंग वगैरह होती है, और इस जॉब की ओपनिंग के रिगार्डिंग ये बोला जाता है कि जो जो भी स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ वगैरह इसके रिगार्डिंग अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए, तो वो क्या करेंगे, सीवी वगैरह अपना सेंड करेंगे। किस पर सेंड करेंगे, ईमेल के थ्रू अपना सीवी वगैरह सेंड करेंगे। अब एक पर्सन है, एक पर्सन ए, इसने क्या किया, बाय पोस्ट बिल्कुल फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाकर, डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स वगैरह करके अपना सीवी वगैरह जो है यहाँ पर बाय पोस्ट भेज दिया। तो
क्या कंपनी पर ये ऑब्लिगेशन है कि इस बाय पोस्ट भेजे हुए सीवी को और डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करे? द आंसर इज नो। कंपनी पर इसका कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड मोड में ये नहीं मिला है। भले ही ये कितना अच्छा भी सजा कर, कितना भी खर्चा करके ये पोस्ट करे, बट ये प्रिस्क्राइब्ड मोड क्या था इसका? ईमेल। ईमेल के थ्रू ही आपको रिप्लाई करना था। तो अगर ईमेल के थ्रू आपने रिप्लाई किया है तभी ये एक एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, अदरवाइज नो। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। मीनिंग, इफ ऑफरर प्रिस्क्राइब्स अ मेथड, अगर ऑफरर क्या करता है, एक मेथड वगैरह प्रिस्क्राइब करता है, रिप्लाई बाय ईमेल ओनली, जैसा मैंने अभी आपको ईमेल का एग्जांपल दिया। ऑफर ही शुड यूज इट, तो ऑफर ही को क्या करना है? एक्सेप्ट करने के लिए ये प्रिस्क्राइब्ड मोड ही चुनना होगा। इफ डिफरेंट मेथड यूज्ड, अगर कोई अलग डिफरेंट मेथड वगैरह यूज किया गया, ऑफरर मे इंसिस्ट ऑन प्रिस्क्राइब्ड मोड विद इन रीजनेबल टाइम, तो जो ऑफरर है वो इंसिस्ट कर सकता है के पे आप प्रिस्क्राइब्ड मोड वगैरह में क्या करो, आप रिप्लाई करो, अदरवाइज आपका ऑफर जो है आपका एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं माना जाएगा। अदरवाइज कंडक्ट में वैलिडेट अल्टरनेट मोड, तो ये कंडक्ट वगैरह के बेसिस पर भी एक अल्टरनेट मोड वगैरह भी सजेस्ट किया जा सकता है। यानी बिल्कुल सब कुछ जो है ऑफरर जिसने ऑफर किया है उस पर डिपेंड है। अगर ये चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, जो अदर मोड्स वगैरह से एक्सेप्टेंस आया है, या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा एग्जांपल, ऑफर रिक्वायर्स कुरियर रिप्लाई। अब यहाँ पर क्या है, ऑफर का रिप्लाई किस तरह करना है? कुरियर से करना है। ऑफर ही सेंड्स ईमेल, यहाँ पर ऑफर ही ने क्या किया? ईमेल सेंड करके रिप्लाई कर दिया। ऑफरर में, यहाँ पर देखिए मे है। अब ऑफरर चाहे तो उस मे ऑब्जेक्ट यानी उसको या चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, या फिर एक्सेप्ट ईमेल बाय कंडक्ट, या फिर उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। नेक्स्ट एसेंशियल के एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस किसको बोलते हैं, इम्प्लाइड किसको बोलते हैं, हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, फिर भी एक बार डिटेल में इसको देखते हैं। एक्सप्रेस मतलब बाय स्पोकन और रिटर्न वर्ड्स, बिल्कुल एक्सप्रेसली बोला जा रहा है यहाँ पर। इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ रिक्वेस्टेड एक्ट, तो बाय कंडक्ट जो हो रहा है उस तरह का भी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो सकता है। कंडक्ट मतलब कंडक्ट के जरिए जो है किस तरह एक्सेप्टेंस वगैरह होता है। जिस तरह मान लीजिए एक पुणे दर्शन, पुणे दर्शन आप जानते होंगे सभी लोग, आप सब लोग पूना में रहते हैं। पुणे दर्शन की एक बस के रिगार्डिंग जो है एडवर्टाइज वगैरह लगाया गया। तो जो एडवर्टाइज वगैरह लगाया गया वहां पर पेमेंट वगैरह यानी ऑनलाइन वगैरह की गई, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस वगैरह हो गया, एक्सेप्टेंस वगैरह यहाँ पर हो गया। तो यानी बस में जाकर बैठना जिस तरह एक वैलिड ऑफर वगैरह था, उसी तरह यहाँ पर जो है पेमेंट वगैरह अगर ना भी करेंगे तो एक, मान लीजिए इसके इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा अलग देख लेते हैं। मान लीजिए आपको जो है कोई क्या आ गया, एक ईमेल वगैरह आ गया, ईमेल पुणे दर्शन की तरफ से कि अगर आपको पुणे दर्शन वगैरह यानी पुणे आपको सैर करना है, आपको टूर पे जाना है पुणे के, तो फिर आप जो है इतने इतने बजे क्या कर सकते हैं, आप आ सकते हैं और हम आपको लेकर जाएंगे पुणे दर्शन के लिए। तो ये क्या है, ये एक वैलिड ऑफर है। क्यों? क्योंकि बाकायदा ईमेल के थ्रू आपको आया है। तो आपने क्या किया, आप गए और इतनी जो भी तारीख डिटेल्स वगैरह टाइम वगैरह मेंशन था उस टाइम पर आप बस में जाकर बैठ गए। तो ये क्या है, आपका एक्सेप्टेंस है। ये क्या है, आपका एक्सेप्टेंस है। बट ये किस बेसिस पर है? कंडक्ट के बेसिस पर। कंडक्ट मतलब देखिए क्यों कंडक्ट है, यहाँ पर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थोड़ी ही बनाया है कि पुणे दर्शन वाले वगैरह जो है मुझे लेकर जाएंगे, इतने इतने टाइम को लेकर जाएंगे, इतनी इतनी देर जो है मुझे पूरा यानी घुमा कर लाएंगे। आप बस जो है आपका कंडक्ट मतलब आप जाकर वहां बैठ गए और फिर आपने उनको पेमेंट कर दिया बस में से ही, तो ये आपका जो कंडक्ट है उसके बेसिस पर भी एक्सेप्टेंस हो सकता है। तो इस तरह दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड। परफॉर्मेंस एज एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग जैसा हमने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में देखा, कार्लिल मैम क्या करती हैं,
एक्सेप्टेंस वगैरह क्यों माना गया इनके इस एक्ट को? क्यों? क्योंकि ये जनरल ऑफर जो था, उन्होंने जो जो भी मेडिसिन यूज करने के इंस्ट्रक्शंस वगैरह थे उसको फॉलो करते हुए मेडिसिन पूरा कंज्यूम कर लिया था, यानी उन्होंने परफॉर्म कर लिया, इंस्ट्रक्शंस वगैरह को परफॉर्म कर लिया। तो इस परफॉर्मेंस को ही क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस माना जाएगा। इस तरह इम्प्लाइड का एक दूसरा फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस। वेयर ऑफर आस्क्स फॉर एक्शन, यानी जब ऑफर जो है एक्शन भी डिमांड करता है कि अगर आप सो एंड सो एक्शन करेंगे तब आपका ये एक्शन जो है एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो इस तरह जब ये एक्ट करेंगे तब उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। वही कार्बोलिक और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जहां पर परफॉर्मेंस को एक्सेप्टेड अ जनरल ऑफर, एक जनरल ऑफर को जब परफॉर्म किया जाएगा तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। नेक्स्ट एसेंशियल इन दिस रिगार्ड, मस्ट बी वाइल ऑफर इज सब्सिस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बिल्कुल जब तक ये ऑफर है तब तक आप एक्सेप्ट उसको कर सकते हैं। अगर एक बार वो ऑफर चला गया तब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बस इसका यही मीनिंग है। इसका मीनिंग, एक्सेप्टेंस मस्ट ऑकर बिफोर ऑफर इज रिवोक्ड, लेब्स्ड और एक्सपायर्स। तो वही बात जैसा कि जॉब का एग्जांपल, इसकी क्या होती है, एक लास्ट डेट वगैरह होती है जिसके पहले इसको अप्लाई करना पड़ता है। जो भी स्टूडेंट्स लास्ट डेट के बाद आएंगे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाद में वो स्टूडेंट्स अब ये नहीं बोल सकते कि सर हम तो जो है आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब आप पर ये बाउंड है, आप पर ये कंपलसरी है कि आप हमारा इंटरव्यू लें। नो, टाइम लेप्स हो गया, बात खत्म, या एक्सपायर हो गया, डेट अगर एक्सपायर हो गई बात खत्म, या फिर मान लीजिए वही बात उसने रिवोक कर लिया, ए ने बी को ऑफर दिया, बी अभी सोच ही रहा है, सोचने में बहुत सारे दिन उसने लगा दिए, वो खामोश है, अभी तक उसने ना हाँ बोला है ना बोला है। उससे पहले ए ने क्या किया, ऑफर को रिवोक कर लिया, वापस ले लिया, तो उसके ऑफर को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हाउ ऑफर लेप्स, ऑफर जो है लेप्स कैसे होता है? ऑफर्स लेप्स, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम अगर खत्म हो गया, या ऑफर को रिवोक कर लिया गया, या डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफरर, जो ऑफरर है अगर वो ही मर गया, या फिर इंसेन, अनसाउंड माइंड का अगर हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में भी ऑफर क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। या फिर काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर जैसा मैंने आपको बोला कि अगर वो एडिशन करता है, एडिशनल कंडीशंस वगैरह लगाता है, तब भी उसको ऑफर को यानी ऑफर जो है डिस्ट्रॉय माना जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ, रैम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मोंटेफ्योरो, सॉरी मोंटेफ्योर, यानी लॉन्ग डिले जो हुआ उसकी वजह से जो है टाइम लेप्स हो गया, तो अब ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सेकेंड केस लॉ, बियर्न वर्सेस वैन टेन होवन, पोस्टल रिवोकेशन इन इफेक्टिव इफ आफ्टर एक्सेप्टेंस पोस्टेड। अगर यहाँ पर भी वही बात कि जो पर्टिकुलर टाइम लिमिट होता है उसके बाद आपने अगर एक्सेप्टेंस वगैरह आपका कन्वे किया है तो फिर उसको नहीं माना जाएगा, उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट एसेंशियल, साइलेंस जनरली डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ये हम 2-3 बार ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर भी यहाँ से शॉर्ट में समझते हैं कि अगर साइलेंस है कोई ऑफर आने के बाद तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एन ऑफर कैन नॉट मेक साइलेंस इट सेल्फ ऑपरेट एज एक्सेप्टेंस, तो अगर ऑफर पे कोई साइलेंस है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड और क्लियरली इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, तो एक्सेप्टेंस वगैरह को जो है बिल्कुल या तो कम्युनिकेटेड या तो फिर क्लियरली इम्प्लाइड होना चाहिए कंडक्ट वगैरह के थ्रू। तो या तो जैसा हमने देखा ऊपर कि या तो एक्सप्रेस होना चाहिए या तो इम्प्लाइड होना चाहिए, इस तरह के ऑफर वगैरह का एक्सेप्टेंस माना जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक एक्सेप्शन, वेयर प्रायर डीलिंग्स और रिलेशनशिप मेक साइलेंस इक्विवेलेंट टू एसेंट, प्रायर डीलिंग्स वगैरह अगर हैं और रिलेशनशिप मेक साइलेंस इक्विवेलेंट टू एसेंट, यानी देखिए अगर इससे पहले की जो प्रायर डीलिंग्स वगैरह या रिलेशनशिप वगैरह ऐसी हैं कि चलिए अगर साइलेंस वगैरह भी होगा तो उसको एक्सेप्टेड वगैरह माना जाएगा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वहां पर ये चल सकता है। लेकिन देखिए ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, बिल्कुल ये रेयर है, ये क्या है, बिल्कुल ही रेयर है।
नेक्स्ट एसेंशियल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट एम्बिगुअस। तो एक्सेप्टेंस वगैरह कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट मैच ऑफर टर्म्स क्लियरली। तो ये एक्सेप्टेंस वगैरह जो होता है, ऑफर टर्म्स वगैरह को क्लियरली मैच करना चाहिए। एम्बिगुअस और कंडीशनल रिप्लाईज डिफीट एक्सेप्टेंस। तो यहाँ वही बात कि जो भी टर्म्स वगैरह हैं, ये जो टर्म्स वगैरह होते हैं, उसमें अगर चेंजेस के साथ कोई रिप्लाई वगैरह, कंडीशनल रिप्लाई वगैरह होगा, तो ऐसी सिचुएशन में इस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल, आई माइट एक्सेप्ट और कंडीशनल फ्रेजेस, नो क्लियर एक्सेप्टेंस। आई माइट एक्सेप्ट, ये देखिए यहाँ पर कोई श्योरिटी वगैरह नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, ये क्या है? एम्बिगुअस है बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में इसको एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। कंडीशनल फ्रेजेस, जो भी कंडीशनल फ्रेजेस वगैरह होते हैं, ये जिसमें कंडीशंस वगैरह होती हैं, वो खुद क्या होता है? काउंटर ऑफर होता है। यहाँ पर भी एक क्लियर एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है। लास्ट एसेंशियल, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस ऑफ रिक्वेस्टेड कंडीशन। यहाँ भी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग है, जिसको यूनिलैटरल या फिर जनरल ऑफर्स वगैरह बोलते हैं। मीनिंग क्या है इसका? फॉर ऑफर्स एड्रेस्ड टू द पब्लिक, यानी ऐसे ऑफर्स जो पब्लिक को एड्रेस किए जाते हैं। परफॉर्मिंग द स्टेटेड कंडीशंस इज वैलिड। तो वही बात कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में जैसे क्या हुआ था, कंपनी की तरफ से बिल्कुल ओपन एक अनाउंसमेंट था कि जो भी इस ऑफर को क्या करेगा, एक, ये करेगा, पूरा करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में उनको अवार्ड वगैरह दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो परफॉर्मेंस हुआ था, जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह थे, उसको जो परफॉर्म वगैरह किया गया था, तो वो खुद क्या है? एक एक्सेप्टेंस वगैरह उसको माना जाएगा। तो उसके बेसिस पर ही ये रिवॉर्ड्स, ऑफर्स, यूनिलैटरल प्रोमिसेस वगैरह होंगे। ये भी एक परफॉर्मेंस का ही टाइप है। तो आई होप कि ये पॉइंट भी यानी ऑलरेडी बहुत बार गुजर चुका है, अभी भी मैंने यानी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा इलस्ट्रेशन या केस लॉ, जैसा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड रिजल्टिंग इलनेस। तो प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल भी किया, यानी मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल भी की, और फिर भी क्या हो गए? वो बीमार हो गए। उसकी वजह से जो है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में इसको एक्सेप्टेड माना जाएगा, और इसी के बेसिस पर कोर्ट में ये डिसाइड हुआ था कि ये कार्लिल मैम को ये रिवॉर्ड वगैरह जो है दे दिया जाना चाहिए। तो आई होप कि आज के ये दोनों टॉपिक वगैरह अच्छी तरह आपको समझ में आए। और 10 बज चुके हैं, यहाँ पर हमारी क्लास आज होती है ख़त्म। तो आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपने अच्छी तरह आज स्टडी वगैरह कर लिए, मतलब अच्छी तरह आपको समझ में भी आ गए। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ डाउट वगैरह है, तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको कुछ भी अगर बोलना है तो आप श्योरली बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। तो अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और इफ़ यू पीपल डोंट हैव एनी डाउट, और इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग टू से, देन नो प्रॉब्लम, यू पीपल कैन लीव द मीटिंग।